नमस्कार सभी सुनने वालों को। मैं आपका होस्ट दोस्त शरद त्रिपाठी और हमारा प्रोग्राम है मन की आंखों से, जिसे आप सुनते हैं हर शनिवार रात 8 बजे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। हम फिर से लौटते हैं। साबिर ने अपनी बात छोड़ी थी कि साबिर जो है अपनी पढ़ाई आगे करेगा। उसको सबसे ज्यादा समस्या ट्रांसपोर्टेशन में आती है। आने जाने में उसको लगता है कि लोग उसको परेशान करते हैं, गाइड नहीं कर पाते हैं। ई मित्रा की एक समस्या उसने बताई कि ई मित्रा पे जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं वो फॉर्म भरते समय कई प्रकार की गलतियां छोड़ देते हैं और उन गलतियों के कारण उसको जो सुविधा का लाभ मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। खैर साबिर भाई, आगे क्या योजना है जीवन के बारे में और क्या सोचते हो और क्या हो जाए तो अच्छा हो जाए? बस यही है, बस मेरा अपना जो थोड़ा बहुत कोई ऐसा ये अपनी BST पूरी क्लियर हो जाए बस। इसके बाद भी कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत समस्या बहुत आती है। जैसे कि बहुत परेशानी है इसमें। जैसे कि अब जैसे कोई कॉलेज में जाते हैं, कोई आना जाना, बेबी अभी वहाँ सेंटर आया वहाँ जाना, फिर वहाँ कोई बोले जिम्मेदार ने कोई कहते हैं क्या करेगा कैसे करेगा, क्योंकि समझ में आता है नहीं, फिर वो समझाना बहुत मुश्किल पड़ती है। तो वो नहीं मानते, इसके फिर क्या करे। फिर अब वो यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल होते हैं वहाँ तो सब वो जानते हैं ब्लाइंड, ऐसे जब बच्चे कम होते हैं ब्लाइंड तो उसके बाद कोई जानता भी नहीं। तो भाई स्कूल पढ़ाने जाते हैं, कैसे पढ़ाया क्या करें। आपका कहना है कि दृष्टिवान जो अध्यापक हैं उनके बीच जागरूकता की कमी है? हाँ, जो दृष्टिवान होते हैं ना उनको कोई मतलब किसी मालूम होता है, किसी नहीं मालूम होता है। तो रमजान जी, आगे की क्या योजना है? इस बच्चे को आप आगे पढ़ाने का आपने सोचा है या आपका कुछ क्या विचार है? विचार ये है कि पढ़ लिख जाए और कोई जॉब लग जाए। उसका ना उसका सहयोग करते हो पढ़ाई में, किताबें रिकॉर्ड करने में? मेरे से करवाते हैं, तो मेरे को फोन करते, कोई भी काम होता है मोबाइल में, मेरे को मैसेज वगैरह आया है, कभी कोई फॉर्म है वो पढ़ना है, कभी फॉर्म है वो भरना है, क्या बनवाना है वो बनवाना है। अभी एग्जाम थे तो राइटर की भी फिर मिला नहीं एंड टाइम पे, वो उन्होंने मना कर दिया था। फिर मैं गई थी यहाँ पे कॉलेज, स्वामीनारायण कॉलेज है ना, यहाँ पे एग्जाम देने गई थी। अभी बोला था, फिर अभी तो फिर लड़का मिल गया था राइटर, और फिर रोज ही चल रहे थे। फिर मेरे भी घर में कोई नहीं काम वाम करने वाला, इसलिए मैं नहीं जा पाई। फिर एक दूसरे लड़के को किया था राइटर मिलने में बहुत समस्या होती है उनके। बस श्रोताओं, आपको हम बता दें कि परीक्षा लिखने के लिए एक भारत सरकार ने अपने नियम बनाए हैं और उन नियमों के अनुसार दृष्टिहीन व्यक्ति जो है वो राइटर ले सकता है और राइटर के संबंध में राइटर की योग्यताएं और सब चीजें सुनिश्चित पहले से की जा चुकी हैं। लेकिन ये एक बहुत ही समस्या का विषय रहता है दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कि वो एक दृष्टिवान राइटर अपने परीक्षा लिखने के लिए प्राप्त कर सके, और उसमें कई तरह के टेक्निकल पेज और पथो पेज में फंसा रहता है और समाज में वॉलंटियरिंग करने के लिए बहुत से लोग आगे नहीं आ पाते जो उसके परीक्षा कार्य में उसकी मदद कर सके, लिख सके। तो उस ऐसी स्थिति में उसको अपने परिवारजनों का ही सहयोग लेना होता है। और इस संबंध में नियम ये है कि जो भी परीक्षा लेने वाली बॉडी है वो एक पूल बनाए, यानी कि राइटर्स का एक पूल बनाए। लेकिन स्थितियां ये है कि जो परीक्षा लेने वाली बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने पूल नहीं बनाया। साबिर भाई, खैर जो समस्याएं तो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन जो हौसला तुम्हारे पास है उस हौसले के दम पे आगे बढ़ने का तुमने सोचा है, तो तुमको लगता है कि BSCC के आगे भी तुमको बढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए? हाँ, पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहिए। फॉर्म भरा और रेलवे का थोड़ा अभी बस बात नहीं फंस जाती आके, और किसी को समझो राइटर को ले जाना पड़ता है। हमारा तो ऑनलाइन पेपर होता है ना जी, तो इसको फिर बोल के वो क्लिक करता है तो भी वो वही करेगा ना, हम तो बोलेंगे खाली। तो कंप्यूटर तो उसको करना पड़ेगा जी। बस बात ही फंस जाती है हमारे ब्लेंड। बस इतनी समस्या ये है राइटर की थोड़ी वो हो जाए, बाकी कुछ नहीं। वैसे को जल्दी तैयार होता है ना, सेंटर उदयपुर आता है, जोधपुर आता है। तो वैसे अभी तो पहले हुए तो पेपर अवरोड में आया था, तो उसमें मैंने फॉर्म नहीं भरा था मैंने, तो सर्टिफिकेट बन नहीं पाया था। अभी आजकल ऑनलाइन सर्टिफिकेट चले गया है, बनने लग गया अभी, तो वो अभी तक बन के आया ही नहीं। बोले ऐसे ट्रेनिंग चलेगी, बीच में अटक गया, क्या कमी है, उसकी कमी बराबर सही हुई नहीं। बोला घर पे आ जाएगा, अभी तक नहीं आया कोई, तो चक्कर लगाना पड़ता है। जी जी जी। अम्मी जान, ये बताओ कि साबिर को दिखता नहीं है, तो और मोहल्ले के लोग जो और आपके समाज के लोग हैं, परिवार के जो और लोग हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? क्या उनको क्या लगता है कि ये बेनूर वाला कहाँ से आ गई, ऐसा सोचते हैं? क्या कहते हैं, सब देखते हैं, उसका कहते हैं। कुछ सहयोग करते हैं आप? सहयोग तो क्या, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, दूर का इंसान है वो सोच लेता थोड़ा बहुत, घर का इंसान तो थोड़ा कम सोचता है, घर का इंसान कम सोचता है थोड़ा, बाहर का इंसान सोच लेता थोड़ा। कोई शर्मिंदा करने वाली बात भी बोलते हैं क्या? अच्छा, बस वो यही कहते हैं कि सहयोग नहीं है, ऐसा?
आप खुल के कहिए ना अपनी बात थोड़ा सा, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग क्या बोलते हैं इस बारे में? कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा तो। सहयोग करते हैं, इसका हाथ पकड़ते हैं जब भी गली में? हाँ ऐसा तो हाथ रास्ता बता देते, डाल देते, कोई भी ले आते, ऐसा तो थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा करते हैं। तो आगे भविष्य की चिंता होती है साबिर की, कैसे साबिर करेगा आगे, कैसे पढ़ाई करेगा? वो चिंता दिमाग में वो चिंता चलती है, कैसे करेगा, पढ़ेगा कि नहीं होगा, उस दिमाग में। तो मम्मी अम्मी तो सोचेगी ना, मान ली तो बात है, अम्मी से पूछ रहा हूँ। वो थोड़ा सा चिंता फिक्र होती है। ऐसे तो अल्लाह ताला भगवान है साथ देने वाला, कुछ न कुछ तो जरिया बनेगा। साबिर ये बताओ कि जब तुमने ब्रेल सीखी स्कूल के दिनों में, तो लगता है कि ब्रेल अब एक उपयोगी माध्यम है नेत्रहीन लोगों के लिए, या अब टेक्नोलॉजी के आने से ब्रेल का जो फायदा है वो कम हुआ है, या ब्रेल अब उतनी आवश्यक नहीं है? हाँ, ब्लाइंड के लिए तो सही है क्योंकि उसको दिखता नहीं, उसके लिए तो उपयोगी है ही। ऐसे मैंने कई बच्चों को, पहले मैं गया था, मैं तो जल्दी मैं सीख भी गया था, और भी बच्चों को मैंने सिखाई थी वहाँ पे मोन्टा के अंदर, उनको भी बहुत सिखाया उनको, तभी इनको समझ में नहीं आई, किसी बच्चों को समझ भी नहीं आती है जल्दी आसानी से। एक लड़का था उदयपुर का, ललित नाम का, उसको मैंने बहुत सिखाई, वो 4-5 साल तक 10 साल तक रहा, अभी तक उसको ब्रेल नहीं आई। ब्रेल सीखना जरूरी है, ये तो भाषा है, बिल्कुल दिखता है नहीं, तो इससे सारा काम सारा छोटा मोटा जरा लिखना करना सब सीख सकता है इसमें। तो दुकान वुकान चलानी करना, जो भी कुछ करना हो सब तो इसके माध्यम से, किताब पढ़नी, टाइम पास करना हो कर सकता है सब। तो अभी इसको समझ में नहीं आई, तो मैं तो फिर सीख ली थी। मेरे दोस्त था, एक बार मेरे को वर्णमाला लिख के दी थी, ऐसे अक्षर होते हैं, ये होता है 25, 57, 52, तो इसको सारे मैंने 1-2 बार टटोट देखी बिंदु, इसके 6 अक्षर होते हैं बिंदु में, 1 2 3 4 5 6 टकना ड, ऐसे इसी प्रकार इसमें कितनी बिंदी माइनस करते वो अक्षर बनता है। इस आ बनाना तो 3 4 5 ऐसे, आ सा बनाना तो 2 3 4 ऐसे। ये बताओ साबिर कि अभी जो नया कानून बना है दिव्यांग लोगों का 2016 में, उस कानून से दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है? आरक्षण तो उसके अंदर जो नियम अभी तो बोला है कि सभी कैटेगरी सारे 21-4% बताया गया ऐसा, तो ये अभी तो वो मैंने सुना हुआ नहीं है, सुना हुआ मतलब 4% ऐसे, मतलब सभी में सब आए थे, किस कैटेगरी सब अलग अलग के हिसाब से, 10% का पता नहीं मुझे। श्रोताओं, अभी नया कानून बना है, लेकिन इसे ही कहते हैं प्रिसेप्ट और प्रैक्टिस का अंतर, यानी कि कानून संसद में जरूर बनता है लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंचता है। और इसकी मिसाल है साबिर भाई का कहना है कि नए कानून में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को चिन्हित किया गया है, लेकिन श्रोताओं को जानकारी के लिए बताऊं कि सभी 21 प्रकार की श्रेणियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। 21 में से सिर्फ 13 श्रेणियां ऐसी हैं जिनको 4% आरक्षण दिया गया, और उन 4% मोटी मोटी कैटेगरियां श्रेणियां जो हैं उसमें एक अस्थि विकलांग है, दूसरा जो है दृष्टिहीन साथी है, तीसरा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए है, और चौथा मानसिक विबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण है, और वो 1% चारों में डिवाइडेड है। ऐसे करके वो 13 दिव्यांगताएं जो है इन 4 मोटी मोटी श्रेणियों में आती हैं। उसके अलावा जो बाकी की 8 जो श्रेणियां हैं 21 में से विकलांगताएं हैं, इसके अतिरिक्त जो 8 विकलांगताएं हैं 21 में से, उनको किसी प्रकार का सरकारी नौकरी में आरक्षण प्राप्त नहीं है, उनको कई अन्य सेवाओं में प्राथमिकताएं दी गई है। लेकिन वही बात है कि कानून संसद में बनता है लेकिन सड़क तक नहीं पहुंचता है। साबिर भाई, एक बात और बताइए कि जो रोजगार की हमने बात की, आपको मालूम है कि दिव्यांग व्यक्ति अगर स्वयं का रोजगार करना चाहे उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं? स्वयं तो कर सकता है, मैं कोई सपोर्ट करना होना चाहिए, कोई कैसे करेगा। अगर आप स्वयं का कोई रोजगार करना चाहो तो क्या करना चाहोगे अगर आपको सरकार की नौकरी नहीं मिलती है तो? स्वयं तो क्या है, कोई सही ढंग का कोई दुकान हो, बढ़िया सड़क पे चल सके, कहाँ आगे लोग उठाना, उसको फायदा ही है, चल जाएगा। और साथ में कोई गाइड तो रखना पड़ेगा, तो आना जाना फिर सपोर्ट से करते ही। अभी तक मैंने कोई फॉर्म तो मैंने कभी नहीं भरा है, कई ब्लाइंड बच्चों फॉर्म भरा है, सबको तो मिली हुई दुकान है, तो तभी मतलब पढ़ाई करता उस कारण मैंने कभी इसमें चक्कर में नहीं पड़ा था, तो कभी कोशिश करी नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप यूज करते हो? व्हाट्सएप अभी तो मैं सिम डाली नहीं सर मैंने अभी तक। अच्छा, क्योंकि समस्या भी टेंशन की पढ़ाई सब मतलब क्या दुनिया भर के मोबाइल के अंदर सीखना पड़ता है, इसके अंदर चालू करना है इसको। रमजान जी, आपको भरोसा है कि साबिर कुछ अच्छा करेगा जीवन में, या आपको लगता है कि अभी इसको और मेहनत करने की जरूरत है? इसे तो करता है मेहनत, कोशिश जारी इसकी।
वो कोशिश तो करता है तो करेगा और कर पाएगा। मुस्कान, आपने जैसे इसकी जब पढ़ते समय मदद की थी किताबों को रिकॉर्ड करने में और एग्जाम देने में, तो आपको क्या लगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है और बेहतर कैसे कर सकते हैं? बस ये एक तो स्थिति भी नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल कैटेगरी में, मतलब टेंशन भी होती है और फिर कोई ले जाए तब दूर दूर सेंटर आते हैं, फिर साथ में जाना भी जरूरी है। फिर मम्मी है जो ले जाते हैं कहीं या कॉलेज वगैरह यहाँ पे वहाँ पे। फिर स्थिति भी घर की थोड़ी नॉर्मल है तो फिर पैसा तो लगता है इनके जाने वाने में। फिर बाद में ये राइटर नहीं मिलते ज्यादातर, बस ये प्रॉब्लम होती है। मिल भी जाते हैं, 2 एग्जाम देते फिर बाद में नाटक में लग जाते, फिर एंड टाइम पे कौन सा ढूंढे। और फिर स्कूल कॉलेज वाले भी फिर अलाउड नहीं करते अलग अलग राइटर को, और घर वाले को तो नहीं अलाउड करते, मतलब दूसरा होना चाहिए। श्रोताओं को बता दें कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार आप राइटर बदल सकते हैं अपनी परीक्षा के अनुसार, और राइटर जो है वो अलग अलग भी हो सकता है और परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, क्योंकि उसमें ना तो कोई आयु, ना कोई सीमा, ना कोई क्वालिफिकेशन की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि वो नियम भारत सरकार से बना है और राज्य सरकार को उसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया, और कई बार हमने कोशिश भी करी है उचित माध्यम के माध्यम से कि उस नियम में बदलाव करवाया जाए, लेकिन आयोग और परीक्षा देने वाली संस्थाओं की हठ धर्मिता के कारण बहुत सारे नेत्रहीन व्यक्तियों को आज भी समस्या है। साबिर भाई, ये बताओ कि तुमको किस प्रकार की टेंशन है? टेंशन तो होती है, मतलब कोई चीज में कोई कमी आ जाती है, किसी को कोई भी पढ़ाई करनी हो, कहीं वापस दोबारा कोई टेंशन, तो कोई वापस दोबारा फॉर्म भरना है, पैसे की दिक्कत हो जाती है। कभी स्कॉलरशिप अभी तक तो कोई स्कॉलरशिप आई नहीं, मतलब आ जाती है थोड़ा सा लग जाता है, अब क्यों नहीं आई क्या पता करने जाते तो बजट नहीं है, बजट होगा तो आएगी। अब फॉर्म कुछ ना कोई अगर वेरीफाई करा हो तो आएगी, वेरीफाई कर भी दिया हो तो नहीं आएगी, वो हम नहीं जानते, बजट होगा तो आएगी। तो मैंने कहा कि इसके हिसाब से मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप, तो विकलांग कैटेगरी हिसाब से, इसके हिसाब से तो उसे पढ़े के हिसाब से ओबीसी क्या मतलब है। तो तुम प्रशासनिक प्रोसीजर से बीच में फंसे हो। चलो खैर, और हल्की बात करते हैं, कुछ गाना बजाना पसंद करते हो? गाना तो क्या है, गाना तो ऐसे गाता तो नहीं मैं, ऐसे थोड़ा कोई शेर वेर पढ़ते हो? कुछ शेर वेर तो कोई। अच्छा, और कोई क्या शौक है तुम्हारे? शौक तो बस क्या है, थोड़ा चुटकी बजा लेता हूँ, आवाज निकाल लेता हूँ। आवाजें निकालते हो? हाँ। और क्या कर लेते हो? ऐसी चुटकी बजा लेता हूँ। थोड़ा बजा के सुनाओगे कुछ आवाज? कौन सी आवाज निकालते हो? आवाज सुना पक्षी की आवाज निकालते हो? कौन सी आवाज निकालते हो? पक्षी की आवाज नहीं सुना। तो हीरो की आवाज निकालते हो? फिल्म अभिनेताओं की? वो हीरो भाई निकालता था। हाँ, कौन सी आवाज निकालते हो? निकाल के बताओ। ये सर का बताइए कौन सी आवाज निकालते हैं? आवाज तो सर क्या है, ये जीनावर की कोई चुटकी ऐसे बजाता हूँ। हाँ। ऐसा मुंह से गाना बजाना कोई। हाँ, बताइए। ताल मिलाते हैं गाना। हाँ, थोड़ा चलने दीजिए ना थोड़ी देर। हाँ। क्या बात है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ साबिर भाई, कुछ और गा के बताइए ना, और क्या गाते हैं, क्या आवाज किसकी निकालते हैं? और आवाज तो ऐसे बंदर की जैसे। हाँ, थोड़ा बंदर। हाँ, एक बंदर की आवाज। और किसकी आवाज निकालते हैं बंदर के अलावा? बकरी की टाइम पास। हाँ, मैं भी निकाल लेता हूँ मुर्गे की आवाज। हाँ, और बंदे जैसे मतलब मोन्टापो में एक बार निकाली थी, तो वो सब बच्चे बोले कि निकाल, बहुत अच्छी लगी सब। हाँ, थोड़ा बच्चे यार हमारे सुनने वालों को बताइए ना अपनी खूबी के बारे में। क्या बात है। ऐसे बच्चे बोलते थे पीछे पड़ जाते, मेरे भी पीछे पड़ जाते, निकालो सारे अच्छे लगते। हाँ। बकरी की जैसे निकालते थे। हाँ। और कौन से जानवर आपको आते हैं? और क्या जैसे तो बिल्ली की सब। पोपट की आवाज। पोपट के तो बोलता है जिसके इतनी ज्यादा कोई टाइम पास करती। बताइए फिर मैं भी मुर्गे की आवाज निकाल के बताऊंगा। पोपट की तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ फिर। हाँ।
मैं भी निकाल लेता हूँ मुर्गे की आवाज। ऐसे अब हम आपसे यही इजाजत चाहेंगे कि आपने रेडियो मधुबन को इतना समय दिया और अपनी बात कही, और रेडियो मधुबन यही कामना करता है कि आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अल्लाह की सलाहियत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अपना हौसला कभी मत छोड़िएगा। और इसी तरीके से हम आगे मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और श्रोताओं, आप सुनते रहिए हमारा फेवरेट कार्यक्रम मन की आंखों से 90.4 पे हर शनिवार रात 8 बजे। और ऐसे ही किसी शख्सियत से, किसी दिव्यांग साथी से हम आपको फिर से मिलवाएंगे, उसके घर ले चलेंगे, उसकी जिंदगी में, उसके अंधेरे में, उसके उजाले में, उसकी घर के उस हर कोने में जहां वो रहता है और जहां से वो अपनी संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहा है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए।